नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सरकार की 2 साल की उपलब्धियां, मध्य प्रदेश छू रहा बुलंदियां। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार को 2 साल पूरे होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी विभागीय मंत्रियों और अफसरों के साथ कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। आज भी मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ले रहे हैं। इससे पहले आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल, झाबुआ, डिंडोरी, देवास, नीमच सहित विभिन्न जिलों में विभाग द्वारा किए गए नवाचारों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने लाडली लक्ष्मियों के ड्रॉप आउट को लेकर अधिकारियों को सख्त निगरानी और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संसाधन विभाग और नर्मदा घाटी विकास विभाग की समीक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों के साथ ही ऊर्जा विभाग की समीक्षा में 2 वर्षों की उपलब्धियों, नवाचारों पर प्रेजेंटेशन के साथ ही आगामी कार्य योजना संबंधी विषयों पर विस्तृत जानकारी ली। सिंचाई विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में बीते 2 वर्षों में 7.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नई सिंचाई क्षमता विकसित हुई है। प्रदेश की सिंचाई क्षमता में वर्ष 2026 तक 8.44 लाख हेक्टेयर की वृद्धि होगी। प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्राम स्तर पर रोजगार सृजन, स्वच्छता और ग्रामों को सड़कों के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में जोड़ने में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह गतिविधियां आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुसार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में इस विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों और योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। बात ऊर्जा क्षेत्र की करें तो बीते 2 सालों में इस क्षेत्र में बहुत से नवाचार हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों का स्तर काफी अच्छा है। ऊर्जा और नवकरणीय ऊर्जा दोनों विभागों को कार्यों का स्तर श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम की ओर ले जाना है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को विधानसभा समिति कक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं का निरंतर विस्तार हो रहा है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विगत 2 वर्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुसार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा आयोजित कर समय सीमा में परिणाम घोषित किए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा देने की दिशा में प्रयास बढ़ाए जाएं। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब अपने मंत्रियों के साथ विभागीय समीक्षा कर रहे हैं। किस प्रकार से 2 साल में काम किए गए, क्या क्या नवाचार किए गए, कौन कौन सी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया और कैसे जनता को उनसे लाभ मिला, ये तमाम जो है वो पूरा ब्यौरा मुख्यमंत्री ले रहे हैं। अधिकारी भी इस बैठक में शामिल है विभागीय। साथ ही आगामी 3 वर्षों का रोड मैप भी यहाँ पर इसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। पूरी प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पर अधिकारी बता रहे हैं, समझा रहे हैं और किस विभाग में किस तरीके से कैसे काम करना है, लोगों को कैसे लाभ मिलेगा, जनता के हित में कैसे काम किए जाएंगे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के.एस. शाइनी जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत रमेश शर्मा जी से करूंगा। रमेश शर्मा जी, देखिए लगातार जो है वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और किस प्रकार से विभागों में काम किए जा रहे हैं और आगामी 3 वर्षों में कैसे काम किए जाने हैं। देखिए कल जो विभागों की अगर हम बात करें बैठक हुई तो उसमें स्कूल शिक्षा विभाग था, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की भी बैठक हुई है, जिसमें कहा गया है कि देखिए ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया जा रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर ले जाया जा रहा है और लगातार ये बैठकें जारी है। देखिए मोटे तौर पर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, जो मोदी जी का संकल्प है, तो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारे राज्यों का आत्मनिर्भर बनना बहुत आवश्यक है। ये अगर आपने ध्यान दिया हो तो मोहन यादव जी ने अपना पद संभालने के पहले दिन से नवाचार की दृष्टि से और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उन्होंने काम किया और उन्होंने विकासत के साथ विरासत के साथ विकास, ये जो 2 मंत्र हैं मोदी जी का, और महिला और युवा, किसान को और गरीब को प्राथमिकता, इन दोनों मंत्रों के ऊपर, उन चारों वर्गों के ऊपर उन्होंने अपना बहुत फोकस किया है। विकास के आंकड़े अपनी जगह सही है, लेकिन जो आधारभूत काम किया है मोहन यादव जी ने वो बहुत अद्वितीय है।
जैसा कि चूंकि वो एक किसान परिवार से आते हैं, एक साधारण परिवार से आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं एक सामान्य आदमी का एक दर्द जो हो सकता है, सामान्य आदमी की जो तकलीफ हो सकती है, उसको कैसे दूर किया जाना चाहिए। तो उन्होंने सबसे जो पहला निर्णय, अगर आपको ध्यान हो, 2 साल पहले जो लिया था, वो प्रदूषण से मुक्ति का, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति का जो उन्होंने निर्णय लिया। दूसरा, फाइलों में बहुत वर्षों से पड़ी हुई थी नदी जोड़ो योजना, ये अटल जी के जमाने की थी, 25 साल होने बिल्कुल। आ गए उसको। तो उसको उन्होंने दी और देश में वो पहले राज्य बने। और जिस प्रकार उन्होंने उद्योग नीति अपनी अपनाई, उसकी प्रधानमंत्री जी ने उसकी प्रशंसा की। और पीएम मित्र पार्क योजना अगर देश में कहीं पहली बार पहली लागू हुई है तो वो मध्य प्रदेश में हुई है, ये मोहन यादव जी के कारण। और दूसरा, विरासत को सहेजने के लिए कई बार आर्थिक प्रगति अपनी जगह होती है, लेकिन अगर मानसिक और सकारात्मक और कहीं ना कहीं वो अनुष्ठान ना हो, तो मैं समझता हूँ वो प्रगति खुद की सार्थक नहीं होती। तो उन्होंने कृष्ण पाथेय बनाने का जो निर्णय लिया है, और फिर गीता उत्सव उन्होंने आरंभ किया है, और फिर जो राम वनगमन का जो स्थान थे उसके लिए उन्होंने फंड लगाया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे जो उनकी लगती है, कि उन्होंने किसानों को जो भावांतर योजना लागू की है, इससे किसानों को लाभ मिला। और दूसरा, जो उन्होंने गौ पालन की योजना लागू की है, दूध में न केवल मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना, बल्कि दुग्ध के मामले में मध्य प्रदेश निर्यातक भी बने। तो उन्होंने जो गौपालकों के लिए जो घोषणाएं की हैं, 50-50% का जो अनुदान दिया है, मैं समझता हूँ ये सारी योजनाएं उनकी बहुत। और निवेश को लेकर के आप कल्पना कर सकते हैं, केवल वो प्रांतीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का या वर्ल्ड विश्व स्तर के निवेश तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने रीजनल और जिला स्तर पर भी कहीं ना कहीं निवेश को लेकर के गए हैं। मैं समझता हूँ ये उनकी दूरदर्शिता है। और कुंभ की जो उन्होंने अभी से तैयारी की है, मैं समझता हूँ मोहन यादव जी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को बहुत, जिस ऊंचाई पर मध्य प्रदेश इतिहास में कभी जाना जाता था, आप कल्पना कर सकते हैं, ये विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली के बीच की ये भूमि है, ये सृष्टि का आरंभिक विकास केंद्र की है। एक समय ये सबसे विकसित क्षेत्र ये हुआ करता था, जिसको हम रामायण काल में देख लें, महाभारत काल में देख लें, मौर्य काल तक देख लें। लेकिन उसके बाद जो उतार चढ़ाव आए, निश्चित रूप से मोहन यादव जी की योजनाएं, उनका चिंतन, उनकी दूरदर्शी जो निर्णय है, वो मध्य प्रदेश को उसी ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। जी बिल्कुल। के शाइनी जी, देखिए जब ये खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, तमाम मंत्री मौजूद हैं, तमाम विभागीय अधिकारी इसमें मौजूद रहते हैं, इस तरह की समीक्षा बैठकों से प्रशासनिक तंत्र में कितनी कसावट आती है? अभिजीत जी प्रणाम, और रमेश जी आपको भी मेरा प्रणाम। अभी रमेश जी ने पूरे एकदम संक्षिप्त में सारी बातें कह दी है, बहुत सारी चीजें एकदम छोटे से समय में उन्होंने पूरी चीज विवरण दिया है। जिस तरह मोहन यादव जी ने जिस दिन से पदभार संभाला है, तो मुझे लगता है कि उनका एक गोल फोकस बिल्कुल ये है कि मध्य प्रदेश को किस तरह से अग्रणी राज्य बनाना है, और उसको उसी रास्ते पे वो तब से हर क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव को भी एक तरह से आप जैसे बता रहे हो, वो मीटिंग्स लेते रहते हैं, कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं हर विभाग में, हर इसमें अपने संभाग में अपना जाके वहां जाके वो मीटिंग्स लेते हैं। तो निश्चित तौर पे इससे एक बहुत ज्यादा कसाव आता है, और जो स्केल है, स्पीड है, वो आता है काम में। आप देखिए कि अभी मोहन यादव जी ने जो ये खत्म हो रहा है इनका कार्यकाल 1 हफ्ते के बाद, तो उसमें भी वो ये है कि 2.5 लाख करोड़ का एक भूमि पूजन और लोकार्पण करने का प्लान रखा है इनने। और जिस तरह से औद्योगिक क्षेत्र में भी मोहन यादव जी ने, आपने देखा होगा, हर जगह पर जाके इस चीज से निवेश लेके आने के पूरा प्रयास किया है। वो खुद ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मध्य प्रदेश के। जिस तरह से रीजनल एरियाज में मध्य प्रदेश के अंदर भी, वो सिर्फ ये नहीं कि भोपाल में बैठ के उनने मीटिंग्स लिए हैं, लेकिन हर क्षेत्र, जैसे खंडवा में चले गए या बाकी क्षेत्रों में भी इसका मीटिंग, ग्लोबल मीटिंग जो आ रहे थे लोग, उनको वहां बिल्कुल। लेके और गए। और हर वर्ष में किस प्रकार से काम किए जा रहे हैं, इसका भी पूरा खाका तैयार किया जाता है। जब उन्होंने सरकार संभाली तो सुशासन वर्ष के रूप में मनाया गया, फिर उसके बाद ये उद्योग वर्ष के रूप में मनाया गया, अब जो आगामी वर्ष है उसको कृषि के वर्ष के रूप में मनाया जाना है। और अभी चीजें जो टूरिज्म पे जो फोकस किया जा रहा है, मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्षेत्र है, क्योंकि मध्य प्रदेश क्योंकि ग्लोबली सेंट्रली लोकेटेड, और यहाँ पे मतलब वन है, ऐतिहासिक तौर पे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस पॉइंट से भी बहुत टूरिज्म बढ़ सकता है यहाँ पे, जिस चीज को हमेशा एक तरह से निग्लेक्ट किया गया था। मुझे लगता है अगर इस क्षेत्र को अगर किया जाएगा, तो हर टूरिज्म एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हर वर्ग को नौकरी मिलती है, हर वर्ग को
प्रॉस्पेरिटी आती है वहाँ पे, क्योंकि जब बाहर से कोई आता है यहाँ पे तो वो होटल में भी रुकते हैं, वो गाड़ी भी इस्तेमाल करता है, वो फुटपाथ पे कुछ चीजें होती है वो भी खरीदते हैं। तो हर चीज का जो एक तरह से बूम आता है प्रदेश के अंदर, तो वो अगर टूरिज्म पे अगर ध्यान दिया जाए तो मध्य प्रदेश एक जहाँ पे अभी एक नया वो फ्रंट होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर बहुत ज्यादा कर चुके हैं, टूरिस्ट जो है वो बोर हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश एक नया क्षेत्र होगा कि एक सर्किट के रूप में डेवलप किया जाए, तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश का जो अग्रीम प्रदेश बनाने का जो मोहन यादव जी का जो इच्छा है और जो उनका निश्चय है, उस पर निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे। और मेरे तरफ से उनको आपके चैनल के थ्रू उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। रमेश शर्मा जी, देखिए बैठक तो हो ही रही है, खुद मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं विभागों की ओर से उनकी समीक्षा की जा रही है, लेकिन नवाचारों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो दोनों काम है, समीक्षा से कम 3-4 चीज स्पष्ट होती है। जब भी कोई मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं तो वो 2 प्रकार की समीक्षाएं उसमें बिंदु आते हैं। एक तो हर वर्ष का केवल हर सरकार केवल बजट ही निर्धारित नहीं करती, उनके काम का भी टारगेट होता है कि कितने इसमें हितग्राही जोड़ना है, कितने लोगों को कितना अनुदान दिया जाना है, कितने और हमको विकास कार्य करना है, सिंचाई का भी अपना टारगेट होता है। तो समीक्षा बैठकों में एक तो ये बात सामने आती है कि किस विभाग ने कितने प्रतिशत अपना काम पूरा कर लिया, किसने पूरा किया, कौन अधूरा रह गया, और अगर किसी का काम पूरा नहीं है तो उसमें बाधाएं क्या हैं। तो समीक्षा बैठकों से न केवल काम की हमको प्रगति की जानकारी मिलती है, बल्कि काम में आने वाली बाधाओं की भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये फीडबैक भी आता है, क्योंकि इसमें मंत्री भी रहते हैं और अधिकारियों से फीडबैक भी आता है, तो ये फीडबैक भी आता है कि किसी क्षेत्र विशेष में किस बात की आवश्यकता है। तो ये जो समीक्षा बैठक मोहन यादव जी ऐसा नहीं कर रहे कि पूरी कैबिनेट को बुला ली और एक दिन भर बैठ करके सारी समीक्षा कर ली। वो जो विभाग बाहर इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि 2-2, 3-3 विभागों को एक-एक दिन में पूरा कर रहे हैं, तो इसमें एक प्रकार से डिटेल आएगा। और इसके अलावा कहीं ना कहीं जो पूरा तंत्र रहता है, प्रशासन तंत्र, वो भी सक्रिय रहता है। ये उन्होंने जो अच्छा एक काम किया हुआ है, तो मैं समझता हूँ उनकी दोनों दिशाओं में है। एक तो जो योजनाएं लागू कर रहे हैं वो योजनाएं अच्छी लागू हों, और फिर उनका क्रियान्वयन कैसा किया जा सकता है, उसके परिणाम कैसे आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये और हमारे सारी सूत्र बता रहे हैं कि जो बैठक में जब समीक्षा हो रही है और जो विभागों की जब बात की जाती है तो बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मौखिक बता दिया जा रहा है, सिर्फ फाइलों में समझा दिया जा रहा है, पूरा हर एक बिंदु पर चर्चा अच्छे विस्तार से की जा रही है। निश्चित रूप से। तो ये जो विस्तार की चर्चा है, इस विस्तार की चर्चा से नहीं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को जो विकास के नए आयाम हैं, जो नए लक्ष्य निर्धारित हैं, उनके ऊपर हमको ज्यादा जानकारी मिलेगी। और अभी कृषि के आधार पर जो उन्होंने जो तीसरा वर्ष लिया है, उसमें केवल कृषि उत्पादन नहीं है, बल्कि कृषि के उत्पादन के आधार पर स्थानीय जरूरत स्थानीय पूरी की जा सके, और उसको न केवल लोकल पर वोकल जो मोदी जी का नारा था, उसके अनुरूप न केवल हम अपने कृषि के फल के और सब्जियों का उत्पादन स्वयं बढ़ाएं, बल्कि उसका जो लोकल उसके जो पदार्थ बनते हैं, जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, वो स्थानीय और पर भी निर्माण हो, ताकि हम जो नौजवानों को उसमें रोजगार भी कहीं ना कहीं मिल सके। इस पर भी वो जोर दे रहे हैं। और कृषि आधारित वो खास तौर से जो कुटीर उद्योग हैं और मध्यम उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके ऊपर भी वो नए तीसरे साल में जोर देने की उनकी योजना है। तो इन समीक्षा बैठकों से ये भी चीज सामने निकल करके आएगी कि वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कौन सी चीज पर ज्यादा विकास दे सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए, कई वक्त क्षेत्र जो बदलता है तो उसकी केवल भाव भाषा रहन सहन नहीं बदलती, धरती का उत्पादन भी बदलता है। तो कौन सा क्षेत्र है जहाँ शरबती अच्छी होती है, कहीं तुअर की दाल अच्छी होती है, कहीं बासमती अच्छा होता है, कहीं अमरूद अच्छे होते हैं, तो कहीं, तो ये जो इस तरह बिल्कुल, की हर एक क्षेत्र की विविधताएं अपनी हैं, आबो हवा है और उस आबो हवा से वहां की फसलों पर उसका असर अलग अलग पड़ता है। निश्चित रूप से। तो उसको जोड़ करके ये जो तीसरा साल मोहन यादव जी मना रहे हैं, वो उसको तीसरे साल है। और एक और वो निर्णय ले सकते हैं इस तीसरे साल में। उन्होंने अभी कुल 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की है, जो तीर्थ स्थान है उन पर लागू की है। तो वो धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं जो नौजवान व्यसन से मुक्त हों, शराबबंदी की जो फिगर है वो भी तीसरे साल में कुछ बढ़ सकता है, ये संभावनाएं भी दिख रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि शराबबंदी का जो कदम था वो तो उन्होंने उठा लिया है। निश्चित रूप से। तो अभी 17 स्थानों पर लागू हुआ है वो, और वो सारे के सारे पवित्र स्थान हैं। इन स्थानों पर और ज्यादा भी बढ़ेगा, ये स्थानों की संख्या बढ़ेगी तीसरे साल में। जी
ठीक है के शाइनी, देखिए मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील है और उनके जो विभाग के जो तमाम उनके जो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वे भी लगातार काम कर रहे हैं, समय समय पर उनसे मुलाकात करते हैं, बैठक करते हैं, कैबिनेट में भी इसको लेकर चर्चा होती रहती है। कई बार देखा गया है कि जो निचले तबके पर जब इंसान जाता है किसी अधिकारी से काम कराने तो वहां उसको बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब समीक्षा हो रही है तो एक जो पूरा तंत्र है वो एक सक्रिय नजर आ रहा है। बिल्कुल अभिजीत जी, जिस तरह से अभी रमेश जी ने बताया कि जब विभागों का अलग अलग से समीक्षा होती है तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने आगे का क्या प्लान है, पर जितना कहाँ पे क्या कमियां हैं, क्या समस्या आ रही है, इस पे भी चर्चा होती है। और जब ज्यादा समय देते हो, हर एक विभाग को अलग से समीक्षा करते हो, तो उसमें समय ज्यादा दे पाते हो और उनकी जो समस्या है उसको भी आप हल कर पाते हो। तो मोहन यादव जी जो इस तरह से कर रहे हैं, तो हर विभाग को समय दे रहे हैं और हर विभाग का जो बजट अलॉटमेंट है उस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। बस एक ही है कि मध्य प्रदेश पे अभी जो कर्ज इतना बढ़ गया है, कई योजनाओं के वजह से भी कर्ज बढ़ा है और इसके वजह से इस पे थोड़ा सा नकेल भी कसना पड़ेगा अधिकारियों पे भी, ताकि करप्शन कम हो, जो चीजों का स्केल और टाइम है वो समय पे काम हो जाए, ताकि मतलब वो निश्चित एक समय एक बजट के अंदर काम हो सके। तो इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आप समीक्षा करते रहें और अधिकारियों और जो वर्कर्स हैं उनका एक सही तरीके से उनको एक दिशा निर्देश दे पाए वो। ठीक है, रमेश शर्मा जी क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से शाइनी जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है कि कार्य की समीक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है उसकी समीक्षा भी की जानी चाहिए कि लोगों को जन कल्याण करना तो अपनी जगह है, लेकिन कर्ज तो बढ़ ही रहा है, तो उसकी तरफ भी कहीं ना कहीं कसावट की ओर भी उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। जी देखिए, कल भी हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे और उसमें आपने इस बात पर भी जोर दिया था कि कई विभाग ऐसे होते हैं जो अपना बजट खर्च नहीं कर पाते हैं, तो उसको लेकर भी जो है वो चर्चा की जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए किस प्रकार से इनको खर्च किया जाए, कैसे योजनाएं लाई जाए, कैसे जनता से सीधा कनेक्ट किया जाए, कैसे जोड़ा जाए, ये तमाम चीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नहीं, निश्चित रूप से चर्चा में तो ये बात आती है, क्योंकि अब मैंने कल अपनी चर्चा में ये बिंदु उठाया था कि कई विभाग तो ऐसे होते हैं जो अपना बजट जितना अलाट होता है वो पूरा खर्च कर लेते हैं, कई 10-20% कम रहते हैं, लेकिन कई विभाग ऐसे होते हैं जिनका अलाट बजट पूरा खर्च ही नहीं हो पाता। और वो क्यों नहीं हो पाता? कहीं ना कहीं वो फाइलों की जो लिंगर ऑन होती है, फाइलें पड़ी हैं, बेचारा पड़ा हुआ है, तो वो या फिर हितग्राही वो ढूंढ नहीं पाते। तो इन समीक्षा बैठकों में ये बात भी सामने आती है कि वो कौन से विभाग ऐसे हैं जो अपना ठीक से काम नहीं कर पा रहे, बजट ठीक से काम नहीं कर पा रहे। और ऐसे उदाहरण भी होते हैं कि समीक्षा बैठक के बाद कुछ अधिकारियों को बदलने का भी उदाहरण होते हैं। तो मैं समझता हूँ जो एक व्यापक दृष्टिकोण होता है एक मुख्यमंत्री का, शून्य से लेकर सृष्टि तक का, मोहन यादव जी का लगभग वही दृष्टिकोण है। समीक्षा बैठकों के साथ साथ वो लाइन आर्डर पर भी इन दोनों थोड़ा सा ज्यादा जोर दे रहे हैं। कई अधिकारी उन्होंने बदले हैं और कईयों को उन्होंने डांट लगा करके भी काम की है। मैं समझता हूँ ये समीक्षा बैठकें, ये जो 2 साल का वो खुद भी अपना अवलोकन भी कर रहे हैं। ये जो केवल विभागीय बैठकें नहीं है, वो अपना परफॉर्मेंस भी इसमें देख रहे हैं। निश्चित रूप से हमको इसके परिणाम तीसरे साल में देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल। देखिए रमेश शर्मा जी, जब कल मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की बैठक कर रहे थे तब उन्होंने जिस गति से शिक्षा के क्षेत्र में जो बेहतर काम किया जा रहा है उसकी प्रशंसा भी उन्होंने की है, साथ ही जो नवाचार ऊर्जा क्षेत्र में किया जा रहा है उसकी प्रशंसा की है। तो उन्होंने जो पंचायत विभाग है उसको बताया है कि 2047 में यही एक मूल है जो 2047 में विकसित भारत को लेकर पूरा साबित होगा, उसका मंत्र कहलाएगा। निश्चित रूप से विकसित भारत का मंत्र केवल 2-3 चीजों पर ही फोकस करेगा। एक तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो और किशोर वय पीढ़ी या बाल वय पीढ़ी है, क्योंकि 2047 तक आज जो बच्चा 10 साल का है वो आकर के पहुंच जाएगा कम से कम 35 साल का, 40 साल का हो जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से हमारे बच्चे की जो स्किल है, उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो कौशल है, उसका अगर विकास हो पाएगा और उसके कौशल का उपयोग हो पाएगा कहीं ना कहीं निर्माण कार्य में, एक तो वो हमारा काम करेगा। दूसरा जो हमारी धरती की और वनों की जो उत्पादकता है, उस उत्पादकता को हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, ये 2-3 चीज हमको फोकस करेगी। तो अभी चूंकि उन्होंने जो जिन स्कूलों की प्रशंसा की है, कई स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बच्चों की रुचि के अनुसार उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए वो उन्होंने कुछ वहां पर कुछ कार्यक्रम किए हैं। किसी ने चित्र बनाना शुरू किए हैं, तो किसी ने शिल्प का काम शुरू किया है, उसकी उन्होंने प्रशंसा की है। और मैं समझता हूँ ये जो मौलिक जो प्रतिभा होती है युवा की, वो और धरती की जो विशेषता होती है, ये दोनों ही चीज हैं
आगे चल करके जो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जी ये शाइनी जी देखिए, आगामी 3 सालों का भी जो है वो प्रेजेंटेशन वहां पर दिया जा रहा है, कैसे काम किया जाएगा, किन योजनाओं पर काम किया जाएगा, और सिर्फ काम नहीं, उनको उनका क्रियान्वयन कैसे होगा। क्या लगता है किन किन क्षेत्रों में नवाचार देखने को मिल सकता है? अभिजीत जी देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है मध्य प्रदेश में, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की है। जो जितने एजुकेटेड बच्चे निकल रहे हैं उनके अंदर स्किल है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा, उनको दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश में अगर स्किल डेवलप, और देखिए बिजली में पर्याप्त बिजली प्रोड्यूस करने लग गया मध्य प्रदेश। पहले हम निर्भर होते थे, बहुत पावर कट होते थे, लेकिन अब नहीं होता है। तो हमारे हम आत्मनिर्भर हो गए हैं बिजली के प्रोडक्शन में लेकर। और इनफैक्ट हम तो अभी दिल्ली को जो मेट्रो चलता है वो मध्य प्रदेश यहाँ से बिजली प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो जमीन का कमी नहीं है यहाँ पे बिजली है, पानी है, तो हर तरह की सुविधाएं हैं मध्य प्रदेश में। पर सिर्फ ये है कि इंडस्ट्रीज को यहाँ लाना पड़ेगा। तो वो मेरे ख्याल से डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर वो ले आते हैं तो मध्य प्रदेश निश्चित तौर पे एक अग्रणी प्रदेश जो है वो बन सकता है। आप देखिए, जो 4-5 स्टेट मतलब ऊपर से अगर 4 पे 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश आ जाता है तो ये उनका लक्ष्य होना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसी लक्ष्य के प्रति वो जा भी रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। दूसरा, रोड की स्थिति जो है, या एजुकेशन है, हेल्थ है, सोशल सेक्टर्स है, इनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पॉपुलेशन है और लोग गांव में, बहुत रिमोट एरियाज में मध्य प्रदेश में रहते हैं जहाँ पे वो उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो अगर ये चीजों पे अगर ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पे जो लिविंग कंडीशन इंप्रूव होगा, उससे स्किल डेवलपमेंट होगा और मध्य प्रदेश को इससे लाभ मिलेगा। और एक और चीज मैं अभी हाईलाइट करना चाहूंगी, जिस तरह से मोहन यादव ने अभी सामूहिक विवाह में अपने बेटे का जो विवाह कराया, वो भी बहुत चर्चा का विषय बन गया। किस तरह से वो एक अपने आप को एक सिंबल बना दिया है, किस तरह से इस चीज को करने का एक आदर्श दिखाया है, राह दिखाया लोगों को। तो मेरे ख्याल से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक पब्लिक फिगर है, मुख्यमंत्री है, अगर वो इस तरह से अपने बेटे के विवाह करते हैं तो दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा संकेत जाता है। बिल्कुल। और देखिए केशानी जी, जो हमारे गांव है मध्य प्रदेश के, क्योंकि ज्यादातर जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वो गांवों में बसते हैं, और मुख्यमंत्री का जो विशेष जोर है वो गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का, पंचायतों को सशक्त बनाने का, वहां पर पेयजल की व्यवस्था हो, वहां पर सामुदायिक हॉल हो, वहां पर जो पंचायत के कार्यालय भवन है वो बेहतर बने, वहां पर स्कूल की व्यवस्था हो, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि 2047 तक अगर ये हमने अपने गांवों को, अपनी पंचायतों को सशक्त बना दिया, आत्मनिर्भर बना दिया, तो जो तस्वीर मुख्यमंत्री दिख रहे हैं वो गांवों से पूरी हो जाएगी। बिल्कुल अभिजीत, देखिए हमारे सारा टैलेंट जो है वो गांव में है। और अभी तक क्या हो रहा था कि जो शहर है बस वो ही प्रोमिनेंटली दिखाई देता था, जो टैलेंट गांव में है वो हम निकाल ही नहीं पाते थे बाहर। तो अब जब हम हमारा ध्यान जब हम गांव की तरफ करेंगे तो हमारे यहाँ से बहुत टैलेंट निकल के आएंगे। और मध्य प्रदेश को जहाँ हर जगह, जैसे भी रमेश जी ने भी कहा, हर क्षेत्र में अलग अलग फसल अलग है, उसी तरह से लोग भी अलग अलग है। हर जगह हर तरह के टैलेंट मिल जाएंगे आपको। कोई खेल में अच्छा है तो कोई साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छे हैं, किसी का रुझान किसी और चीज में, लेकिन हर तरह के लोग हमें मध्य प्रदेश में मिल सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे पानी बदल जाता है उसी तरह से जो लोगों का स्किल है वो भी बदलता है। तो मुझे लगता है कि हम अगर गांव की तरफ ध्यान दें और गांव में सक्षम बना दें लोगों को, उनको उनकी टैलेंट को उभरने का मौका दिया जाए उनको, और उनको एक तरह की जो भी फैसिलिटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो या फाइनेंशियल सपोर्ट हो, अगर ये मिल जाए तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश जो है एक अग्रिम, मतलब शुरू का 5 ना हो तो कम से कम फर्स्ट 5 में तो आ ही जाएगा। बिल्कुल। देखिए समय की सीमा है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए केशानी जी आपका बहुत शुक्रिया, रमेश शर्मा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करता रहे, इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं, बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं, विभागवार चर्चा कर रहे हैं, मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, उनके विभागों में किस प्रकार से काम किया जा रहा है, क्या नवाचार उनके विभाग में किए जा रहे हैं, जो नवाचार किए गए उसको लेकर प्रशंसा भी मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं, और आगामी 3 साल में किस प्रकार से काम किया जाएगा उसका रोड मैप भी पूरा तैयार है और उसको लेकर भी चर्चा की जा रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।